हे दोस्तों, मैं यूके लर्निंग पॉइंट से यूके आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए आज हम लोग देखते हैं, जो इसके पहले की क्लास थी हम लोगों ने देखा था क्लास 12 विलियन के बारे में कि विलियन किसे कहते हैं, विलियन में कौन कौन से अवयव भाग लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, जैसे विलेय, विलायक, और इन विलियन के प्रकार कितने होते हैं। हमने विलियन के प्रकार पढ़ लिए थे। विलेय की मात्रा के आधार पर, विलेय की मात्रा के आधार पर, विलायक की मात्रा के आधार पर, विलेय और विलायक की भौतिक प्रवस्था के आधार पर हम इन विलियनों को देख लिए थे। आज उसी के आगे हम लोग देखते हैं विलियन। तो जो विलियन होता है, ये विलियन हमारे पास जो दिया जाता है, ये हमारे कोर्स में ट्रू सॉल्यूशन है। अर्थात वास्तविक विलियन। एक वास्तविक विलियन हो गया। दूसरा विलियन होता है फॉल्स विलियन, यानी असत्य विलियन। और तीसरा होता है हमारे पास स्यूडो स्यूडो सॉल्यूशंस। वास्तविक विलियन वो विलियन होता है जिसमें विलेय और विलायक दोनों एक ही प्रवस्था में होते हैं और इनकी पहचान नहीं की जा सकती साधारण परिस्थितियों में किसी भी भौतिक विधियों से। दूसरा असत्य विलियन वो विलियन होता है जिस विलियन में विलेय और विलायक अलग अलग प्रवस्थाओं में होते हैं। इन्हें आसानी के साथ देखा जा सकता है, पहचाना जा सकता है। और स्यूडो सॉल्यूशंस ऐसे विलियन होते हैं जो ना तो पूरी तरह से सत्य विलियन होते हैं और ना ही असत्य होते हैं। उन विलियनों को स्यूडो सॉल्यूशंस के नाम से जानते हैं। और ये विलियन जो ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं, ये यूनिफॉर्म होते हैं। यूनिफॉर्म होते हैं। यूनिफॉर्म का तात्पर्य होता है समांगी। अगर देखा जाए कि जो हमारे पास एक पात्र में जो भी सॉल्वेंट हम लोगों ने रखा है, उसमें जो सॉल्यूट होंगे वो पूरी तरह से पूरे विलियन में जो बनाते हैं उसमें एक तरह से पाए जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि इस विलियन के किसी भी लेयर में देखा जाए तो कम हो या अधिक हो, ऐसा नहीं है। ये यूनिफॉर्म कहलाते हैं। अब इन विलेय की मात्रा के आधार पर विलियन को व्यक्त करने के लिए कुछ टर्म्स दिए जाते हैं, जिन्हें हम लोग विलियन का संगठन कहते हैं या संगठन यूनिट कहते हैं या इन्हें सांद्रण की इकाइयाँ कहते हैं। अब विलियन के संगठन को निर्धारित करने के लिए जो विलेय मिलाया जाता है वो किसी एक निश्चित मात्रा में होता है। जैसे किसी विलायक में विलेय पदार्थ की निश्चित मात्रा को विलियन का संगठन कहा जाता है।
विलेय की मात्रा लीटर में हो सकती है या फिर विलेय की मात्रा किलोग्राम में हो सकती है। अगर अंग्रेजी में देखते हैं, द अमाउंट इन सॉल्यूट dissolved in 1 liter of solution or 1 kg of solute। अब इस विलयन के संगठन को निर्धारित करने के लिए जो अवयव होते हैं उन्हें हम लोग टर्म्स कहते हैं। देखते हैं इन सांद्रण की इकाइयाँ। सांद्रण की इकाइयों को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक ऐसी यूनिट्स हैं जो ताप पर डिपेंड करती हैं, एक ऐसी यूनिट होती है जो ताप पर डिपेंड नहीं करती हैं, यानी ताप पर निर्भर, और दूसरी होती हैं ताप पर निर्भर न करने वाली। अब देखते हैं ताप पर केवल वही इकाइयाँ निर्भर करेंगी, वही यूनिट्स निर्भर करती हैं जिन यूनिट में वॉल्यूम इन्वॉल्व होती है, अर्थात जिसमें आयतन होता है। आयतन यानी वॉल्यूम। और दूसरी जो ताप पे डिपेंड नहीं करती हैं उनमें आयतन नहीं होता है, उनमें होता है मास, यानी वो क्या होती हैं, द्रव्यमान से संबंधित होती हैं। भार भी हम लोग कह सकते हैं द्रव्यमान, या क्योंकि रसायन विज्ञान में द्रव्यमान और भार का लगभग एक जैसे प्रयोग किया जाता है, दोनों को सिनोनिम्स के तौर पे प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर यही देखा जाए तो जो भौतिक विज्ञान है उसमें द्रव्यमान और भार का बहुत अंतर होता है। भार बदलता रहता है जबकि द्रव्यमान कभी भी नहीं द्रव्यमान का वास्तव में जो तात्पर्य होता है वो द्रव्यमान का उस विलेय या विलायक के उन मोलों की संख्या पर निर्भर करता है जो उसका फार्मूला पे डिपेंड करता है, यानी कितने मोल्स, यानी उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है और कितने नंबर ऑफ मोल्स उसमें भाग ले रहे हैं। ये नंबर ऑफ मोल्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका भार देखते हैं कितना है, भार से और उसके परमाणु भार से भाग दे देते हैं, जिससे हमको पता चल जाता है। यानी ताप पर निर्भर करने वाली, आयतन पर निर्भर करने वाली। अब देखते हैं जो वॉल्यूम पर निर्भर करती हैं इनको। पहला हम लोग देखते हैं कि आयतन प्रतिशतता। यानी इसको हम लोग लिखें परसेंटेज V/V। दूसरा है हमें पास भार आयतन प्रतिशतता। यानी कह
सकते हैं W/। भार आयतन प्रतिशतता। तीसरा हमारे पास आता है मोलरता। यानी मोलारिटी। मोलारिटी यानी कैपिटल एम। नॉर्मलता। नॉर्मलिटी यानी कैपिटल एम। जो पांचवा हमारे पास आता है वो होती है फॉर्मलता। मोलरता, नॉर्मलता। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक आती है फॉर्मलता। फॉर्मलता यानी कैपिटल एफ। फॉर्मलता को किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ये भी जो इसका टर्म्स होता है ये ताप पर निर्भर करती है, क्योंकि इसमें भी वॉल्यूम डिपेंड होता है। ये होती है, जैसे एक होती है PPMV, V/V हो गए। एक होता है PPMW/V। ये पांच हमारे पास जो कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं ये ताप पर निर्भर करते हैं, जबकि ताप पर निर्भर न करने वाले मास से संबंधित होते हैं, जैसे भार प्रतिशतता, भार प्रतिशतता यानी परसेंटेज ऑफ W/W। दूसरा सबसे जो महत्वपूर्ण टर्म्स आता है वो है, परीक्षाओं में खूब पूछा जाने वाला है वो है इसमें मोल फ्रैक्शन यानी मोल प्रभाज। भारत को हम एक्स से डिनोट करते हैं, मोल प्रभाज। तीसरा हमारे पास आता है मोललता। मोललता इस माध्यम से प्रदर्शित करते हैं इसको। एक इसी की जो फॉर्मलता है वो द्रव्यमान पर बेस करती है, यानी मास पर डिपेंड होती है। जो फॉर्मलता मास पर डिपेंड होती है उस को हम लोग भी क्या करते हैं, PPM और W/W। जो फॉर्मलिटी है यानी ये भी क्या है, फॉर्मलता ही है। ये फॉर्मलता ताप पर निर्भर नहीं करती है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो बोर्ड परीक्षाओं में अन्य कॉम्पिटिशन्स एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं
मोलरता पूछी जाती है, नॉर्मलता पूछा जाता है और मोल प्रभाज पूछा जाता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट इस टॉपिक से संबंधित होते हैं। वास्तव में अगर ऐसे देखा जाए तो ये सभी जो टर्म्स हैं किसी न किसी माध्यम से हमेशा पूछे जाते रहते हैं, सब एक दूसरे से कोरिलेट रहते हैं, ऐसा संबंधित रहते हैं। अक्सर इन सभी टर्मों से संबंधित देखा जाता है जो परीक्षाएं होती हैं उनमें न्यूमेरिकल प्रश्न, इन आंकिक प्रश्नों को अधिक पूछा जाता है। इन आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इन सभी चीज़ों की हमको आवश्यकता पड़ती रहती है। एक इस टर्म्स की बात कर लेते हैं थोड़ा से कि अगर कहीं पर हमको आयतन की तरफ आना है या फिर इधर जाना है तो एक इन दोनों संबंधों को कोरिलेट करने के लिए एक हमारे पास जो टर्म आता है वो आता है डी। अब ये डी क्या है? डी का तात्पर्य यहाँ से है घनत्व से है। ये घनत्व ऐसा है यानी डेंसिटी, इस डेंसिटी के कितना घनत्व है, ये दोनों डेंसिटी के तात्पर्य से हम लोग डिपेंड कर सकते हैं इधर और यानी टॉप डिपेंडेंट और टॉप इंडिपेंडेंट पे आते हैं। अब देखते हैं जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है। जहाँ तक हम लोग देखते हैं कि जो डेंसिटी का फार्मूला होता है वो होता है द्रव्यमान बटे आयतन। यानी द्रव्यमान का तात्पर्य क्या हुआ? W, W बाई E। यहाँ हम लोग लिख सकते थे D इज इक्वल W अपॉन V। ये हम जो ये सांद्रता की इकाइयाँ लिखे थे, सांद्रता के टर्म्स लिखे थे, कंडीशन ऑफ टर्म्स जो इन्वॉल्व किए थे, उसमें हम लोग पहला जो टेम्परेचर डिपेंडेंट था उसमें था आयतन प्रतिशतता। आइए देखते हैं कि आयतन प्रतिशतता क्या होती है। आयतन प्रतिशतता V बाई V इंटू 100। अब ये क्या है? V यानी विलेय और ये विलयन गुणे 100। एक फार्मूला हमारे पास ये आ गया। अब हमेशा इन टर्म्स के अंतर्गत हम लोग यह ध्यान देंगे जो सबसे कम मात्रा में होगी। सब विलयन में देखा जाए अकॉर्डिंग टू सॉल्यूशंस तो जो सबसे कम होता है वो विलेय होता है और जो सबसे ज़्यादा होता है वो विलायक होता है। क्योंकि किसी भी विलयन के जो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था तो उसमें पाया था कि किसी भी विलयन की जो भौतिक व्यवस्था का निर्धारण करते हैं वो केवल विलायक कर सकते हैं। यानी जो विलायक की भौतिक अवस्था होगी वही वो विलयन की होगी। अगर कोई विलायक ठोस में होगा तो विलयन भी क्या होगा? ठोस होगा। अगर द्रव है तो द्रव में होगा। जैसे एक एग्जाम्पल के जरिए इसको हम लोग आयतन प्रतिशतता को देखते हैं कि क्या हो सकता है। जिसे 10% एथिल एल्कोहल सॉल्यूशन, इसका तात्पर्य क्या होता है? अक्सर हम लोग देखते हैं कि अपने यहाँ चाय बनाते हैं, चाय में पूछते हैं कि भाई चीनी कितनी डालेगी
या फिर कहते हैं दूध कितना डाला जा रहा है, पानी कितना डाला जा रहा है। तो या फिर जो दूध बेचने वाला आता है वो भी दूध में पानी मिक्स कर देता है। तो पूछते हैं कि इसमें कितने % दूध मिलाया गया है।